कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। जादुई पेड़। श्रीरंगपुर नाम के गांव में रवि नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रवि बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। रोज सुबह जल्दी उठकर अपने बैलों को घास डालता, फिर घर के सामने लगाई हुई बाग में पेड़ पौधों को पानी डालता और ये सब करके खेत में चला जाता। वो और उसकी पत्नी दिन भर खेतों में मेहनत किया करते थे, लेकिन इस साल बारिश अच्छी ना होने के कारण खेतों में फसल भी अच्छी नहीं आई थी। इसी बात को लेकर रवि और उसकी पत्नी गीता बहुत चिंता में रहते थे। आपको क्या लगता है इस साल हमारा गुजारा हो जाएगा? क्योंकि फसल ही नहीं आई है और खेत के कुएं का पानी भी कम हो गया है। नहीं तो हम कुएं के पानी से कुछ सब्जियां उगाकर बेच सकते थे। पता नहीं भाग्यवान, इस साल हमारे नसीब में क्या लिखा है। जो भी होगा देखा जाएगा, तुम चिंता मत करो। बात तो गीता एकदम सही कह रही है। मैं खुद भी सोच सोच कर परेशान हूँ कि आगे क्या करूँ। 3-4 महीने तो हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन उसके बाद दूसरी फसल आने तक क्या करूँ, गुजारा कैसे होगा। तभी रवि को उसके बच्चे राहुल और रूपाली हंसते खेलते हुए स्कूल से आते हुए दिखाई देते हैं। उन दोनों को हंसता खेलता घर आते देख रवि अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है। दोनों बच्चे उसके पास दौड़ते हुए आते हैं और उसके गले लग जाते हैं। आ गए मेरे 2 अनमोल रतन, चलो अब जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो लो और कुछ खा लो। हाँ पिताजी, हम अभी आए। सब लोग घर में जाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन रवि और गीता अपनी बैल बंडी लेकर खेत में जाने के लिए निकलते हैं। खेत में जाकर अपने अपने काम पूरे कर लेते हैं। जब सूरज सिर पे आता है तो दोनों एक पेड़ के नीचे खाना खाने बैठ जाते हैं। अजी, आपने तो कल मेरी बात टाल दी, लेकिन क्या सचमुच आपको आगे का सोचकर चिंता नहीं होती? हाँ, चिंता तो बहुत होती है मुझे, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। तुम्हें तो पता है, एक किसान का जीवन बिल्कुल भगवान के ऊपर निर्भर है। अच्छी बारिश आई तो अच्छी फसल होगी, लेकिन फिर बाजार में बेचने जाओ तो हमें उसके अच्छे दाम भी नहीं मिलते। और हमारा उगाया अनाज अगर हम दुकान से खरीदने जाए तो वो भी बड़े चढ़े दाम में खरीदना पड़ता है। न भगवान साथ देता है और ना ही ये बीच में बैठे दलाल चारों तरफ से किसान को जकड़ कर रखा हुआ है। हाँ जी, वो तो है। दोनों अपना खाना और काम खत्म करके घर चले जाते हैं। आज भी रोज की तरह रवि अपने बच्चों की राह देखते हुए आंगन में बैठा हुआ था, लेकिन अभी तक राहुल और रूपाली नहीं आए थे। गीता, बच्चे अभी तक नहीं आए। स्कूल की छुट्टी होकर तो अभी 2 घंटे हो गए। इतना वक्त क्यों लग रहा है दोनों को? अजी, बच्चे हैं, खेल रहे होंगे कहीं, आ जाएंगे। आप इतनी चिंता मत करो। रवि को बेचैनी सी होने लगी। अपने मन को बहलाने के लिए वो गायों को घास डाल रहा था। तभी उसकी बच्ची रूपाली दौड़ते हुए रवि के पास आई और उसे चिपक कर रोने लगी। ये देखकर गीता भी बहुत डर गई। क्या हुआ मेरी राजकुमारी, क्यों रो रही हो? और राहुल कहाँ है? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? रूपाली बहुत रो रही थी। ये देखकर गीता को समझ में आ गया कि कुछ न कुछ अनहोनी हुई है। वो रूपाली के पास आई और उससे पूछा, अरे बेटा, ऐसे रो मत, क्या बात है, जल्दी बताओ। माँ, राहुल भैया खेलते खेलते सड़क पर एक बड़ी गाड़ी से टकरा गए। उन्हें बहुत चोट आई है। माँ, वहाँ पर खड़े लोग भैया को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ये सब सुनकर रवि और गीता के पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है। गीता रोने लगती है। रवि अपने आप को संभालता है। तभी रवि के पड़ोसी किशन और रामू वहाँ आते हैं। रवि उन दोनों के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। अरे रामू, अब क्या होगा? मेरे राहुल को कितनी चोट आई होगी। रवि भाई, तुम हिम्मत मत हारो। क्या पता वहां जाकर हमें पता चले कि कुछ ज्यादा हुआ ही नहीं। अपने आप को संभालो। तीनों दोस्त हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर तीनों को उनके केबिन में बुलाते हैं। देखो रवि, राहुल के सिर के पिछले हिस्से में बहुत गहरी चोट आई है। वो भी आईसीयू में है। हमें तुरंत 2 दिन में सर्जरी करनी होगी, वरना राहुल कोमा में भी जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपको जो सही लगे वो करिए, बस मेरे राहुल को बचा लीजिए। रवि, तुम्हें 2 दिनों में 5 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा। तुम जल्द ही पैसों का इंतजाम करो। मैं तुरंत शहर से डॉक्टरों की टीम बुला लेता हूँ। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से निकल जाते हैं। रवि अब बहुत चिंता में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी रकम वो कहाँ से लाए। रामू और किशन राहुल के पास रुकते हैं और रवि खुद पैसों का इंतजाम करने के लिए घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते से जाते जाते वो सोचता है, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, ना ही कोई ऐसा रिश्तेदार है जो मुझे इतनी बड़ी रकम दे।
अब मुझे मेरी जमीन और घर बेचना पड़ेगा। मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भर लूंगा, लेकिन मुझे मेरे राहुल को बचाना है। रवि घर जाता है और गीता को सारी बात बताता है। गीता बहुत डर जाती है। वो अपने पास जो एक दो जेवर थे वो सारे रवि को दे देती है। रवि वो जेवर लेकर सोनार के पास जाकर बेच आता है और अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने से पहले एक बार अपने खेत जाने की सोचता है। वो खेत में जाकर विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठता है जहाँ वो हमेशा बैठा करता था और जोर जोर से रोने लगता है। हे मेरे पूर्वजों, मुझे माफ कर देना। मैं ये हमारी पुश्तैनी जमीन नहीं बचा पाऊंगा, मुझे माफ कर देना। रवि अपने खेत की थोड़ी मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगाता है। तभी रवि को एक आवाज सुनाई देती है। रवि, रो मत रवि। रवि इधर उधर देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। तुम्हारे पीछे देखो रवि, मैं हूं बरगद का पेड़। पेड़, तुम बोल सकते हो? डरो मत रवि, मैं तुम्हारा बरगद का पेड़ हूं। और हाँ, मैं बोल सकता हूं, मैं एक जादुई पेड़ हूं। मैं सदियों से तुम्हारे खेत में हूं। तुम और तुम्हारे सभी पूर्वजों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। डरो मत दोस्त, तुम मुझे मेरे बेटे जैसे हो। मुझे बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। रवि घटी हुई सारी घटना उस जादुई पेड़ को बयां करता है। अब तुम ही बताओ, ये जमीन बेचने के सिवाय मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी जादुई पेड़ रवि के सामने एक सोने से भरा हुआ बहुत बड़ा घड़ा रख देता है। ये लो, ये सोने का घड़ा तुम घर लेकर जाओ। इसमें से कुछ सोना बेचकर तुम अपने बेटे का इलाज कर लो और बचे हुए पैसों से जरूरतमंद लोगों की मदद करो। ये धन तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। रवि उस जादुई पेड़ को बहुत धन्यवाद देता है और वो घड़ा घर लेकर जाता है। घर जाकर गीता को वो सारी घटना बताता है। उस घड़े में से थोड़ा सा सोना रवि सोनार को बेच देता है और अपने बेटे का इलाज करवाता है। कुछ दिनों बाद राहुल भी स्वस्थ होकर घर आता है और एक बार फिर रवि के घर में खुशहाली छा जाती है। रवि उस जादुई पेड़ से मिले खजाने का सही इस्तेमाल करता है। गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाता है ताकि गांव के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े। जादुई पेड़ भी उसके दिए हुए धन का सही इस्तेमाल होते देख बहुत खुश था। रंगापुर नाम के गांव में शालिनी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसे दो बेटियां थी। एक का नाम था शिवानी और दूसरी का सुहानी। शिवानी जब छोटी थी तब उसकी माँ गुजर गई थी, जिसके कारण उसके पिता रघु ने दूसरी शादी कर ली। मगर उनका भी कुछ सालों में बीमारी की वजह से देहांत हो गया और इसी वजह से शिवानी के मन में उसकी माँ और बहन के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाया। शिवानी और सुहानी में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। दोनों भी बहनें एक दूसरे से कभी प्यार से बात नहीं करती थी। शालिनी ये सब देख बड़ी चिंता में रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन, शिवानी, सुहानी, चलो आ जाओ, खाना खा लो। हाँ माँ, आई। हाँ माँ, मैं भी आई। ऐसा कहकर दोनों बेटियां वहां आ जाती है और देखती है तो उनकी माँ ने उन दोनों के लिए गाजर का हलवा बनाया था। वो देख सुहानी और शिवानी बहुत खुश हो जाती है। माँ, तुमने ये हलवा मेरे लिए बनाया है? मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता है कि मेरी दोनों बेटियों को हलवा कितना पसंद है, इसीलिए तो मैंने तुम दोनों के लिए हलवा बनाया है। और मेरे लिए माँ? अरे हाँ बेटी, मैंने तुम्हारे लिए भी बनाया है। चलो अब जल्दी से खा लो, तुम दोनों को कॉलेज भी तो जाना है ना। जी माँ, मैं ये कटोरी ले लूँ? मुझे जल्दी पहुँचना है कॉलेज में। हाँ ले लो, और सुहानी तुम ये वाली कटोरी ले लो। जी माँ। दोनों भी हलवा खाती है और एक दूसरे की ओर बहुत गुस्से से देखकर वहां से चली जाती है। वो दोनों भी कॉलेज में एक साथ पढ़ा करती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि शिवानी 3rd ईयर में थी और सुहानी 1st ईयर में। उन दोनों में 2 साल का अंतर था। फिर भी दोनों में हमेशा नोकझोंक हुआ करती थी, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे की दुश्मन हो। ऐसे ही एक दिन, दीदी, मेरे कॉलेज की ट्रिप जाने वाली है। तुम्हारी भी ट्रिप जाने वाली है क्या? हाँ, मेरी भी जाने वाली है, मगर मेरा जाने का मन नहीं है। क्यों दीदी? क्योंकि वहाँ पे तुम हो। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ आने का। मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मैं जा रही हूँ। शिवानी और सुहानी एक दूसरे की ओर मुंह फेरकर वहां से चली जाती है। अगले दिन दोनों भी कॉलेज में जाती है। तब उनके टीचर उनसे पूछते हैं, शिवानी, तुम कॉलेज की ट्रिप में आने वाली हो? जी सर, मैं आने वाली हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा नाम लिखवा देता हूँ। जी सर। ऐसा बोलकर टीचर ट्रिप के लिए जाने वाले विद्यार्थियों की लिस्ट बना लेते हैं। घर आकर शिवानी और सुहानी
ये बातें अपनी माँ को बताती है। सुहानी, शिवानी, तुम दोनों ट्रिप के लिए जा रही हो, मगर वहाँ जाके झगड़ा मत करना, नहीं तो ट्रिप पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं माँ, हम झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ माँ, हम झगड़ा नहीं करेंगे। तो फिर ठीक है, तुम दोनों जाओ। ये लो ट्रिप के लिए पैसे, और बाकी के ये तुम्हारे पास ही रखना। माँ, हम कल जाएंगे और 2 दिन के बाद वापस आएंगे। ठीक है, चलो अब सो जाते हैं, कल तुम दोनों को निकलना है। अब वो सब खाना खाकर सो जाती है। अगले ही दिन सुबह उठकर वो दोनों भी अपने अपने बस में बैठकर ट्रिप के लिए निकल जाती है और इधर शालिनी अपने काम में व्यस्त हो जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद शालिनी को शिवानी का फोन आता है। माँ, हम दोनों यहाँ ट्रिप की जगह पहुँच गए हैं। अच्छा बेटी, तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं रखती हूँ, हमें यहाँ अलग अलग स्पॉट देखने जाना है। ठीक है, और जब वक्त मिले तो फ़ोन कर देना। हाँ माँ, अपना और सुहानी का ख्याल रखना। हाँ माँ। फोन रखने के बाद शिवानी और उसके क्लास के सारे दोस्त वहाँ की एक जगह देखने जाते हैं। सुहानी भी उसके क्लास के साथ एक दूसरी जगह देखने निकल जाती है। सारे बच्चे एक साथ घूमकर वापस आते हैं। शिवानी सुहानी को ढूंढती है, मगर सुहानी उसे कहीं दिखाई नहीं देती, इसीलिए शिवानी को बड़ी चिंता होने लगती है। अरे, ये सुहानी कहाँ रह गई? इसका तो कुछ भी पता नहीं, कहाँ ढूंढूं इसे? तभी शिवानी को सुहानी दिखाई देती है और उसके जान में जान आ जाती है। सुहानी, कहाँ गई थी तुम? मुझे कितनी चिंता लग गई थी तुम्हारी। अरे मैं यहाँ ही थी मेरी सहेलियों के साथ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसा बोलकर सुहानी वहां से चली जाती है। दूसरे दिन सब लड़के लड़कियां जल्दी उठकर अपनी तैयारी कर लेते हैं और पहाड़ पर जाने के लिए निकलते हैं। वो सब आज थोड़ा घूमकर शाम तक निकलने वाले थे। सब विद्यार्थी एक हिल स्टेशन देखने चले जाते हैं। शाम होने तक उस पहाड़ी का मजा उठाते हैं, लेकिन सुहानी बिना किसी को बताए उस पहाड़ी के एक अनजान हिस्से में चली जाती है। वहाँ का मनमोहक दृश्य देखते देखते गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो वहाँ से नीचे गिर जाती है। शाम हो जाने के कारण सभी विद्यार्थी वहाँ से निकलने लगते हैं और यहाँ सुहानी एक पेड़ के सहारे उस पहाड़ी की चोटी पर लटकी रहती है। शिवानी सभी विद्यार्थियों में अपनी बहन को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। सुहानी को ढूंढते ढूंढते शिवानी वापस उसी पहाड़ी के पास आती है और उसे आवाज लगाती है। सुहानी, सुहानी कहाँ हो तुम? दीदी मैं यहाँ हूँ, बचाओ मुझे, मैं यहाँ हूँ। सुहानी की आवाज की ओर जाते ही उसे पता चलता है कि सुहानी पहाड़ी पर लटकी है। ये सब देखकर शिवानी बहुत घबरा जाती है। शिवानी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लेती है। तुम यहाँ क्यों आई थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? माँ को क्या जवाब देती? दीदी मेरा पैर फिसल कर मैं वहाँ गिर गई। मैंने बहुत आवाज़ दी मगर मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। तुम ढूंढती हुई आई और मुझे बचा लिया। तुम दुनिया की बेस्ट दीदी हो। हाँ सुहानी, चलो अब घर जाने के लिए देर हो जाएगी, बस निकल जाएगी। सुहानी को ऊपर खींचते वक्त शिवानी के हाथ पर बहुत सारे जख्म हो गए थे, इसीलिए सुहानी अपनी ओढ़नी फाड़कर उसके हाथ पे बांध देती है और अब वो दोनों बस के पास चले जाते हैं। क्या हुआ है शिवानी, हाथ से खून बह रहा है तुम्हारे? कुछ नहीं सर, मैं वहाँ पे गिर गई थी, अब मैं ठीक हूँ। टीचर और सारे छात्र गाड़ी में बैठकर घर जाने के लिए निकलते हैं। घर आने के बाद शिवानी सारी हकीकत अपनी माँ को बताती है और वो सब सुनकर माँ दोनों को गले लगाकर रोने लगती है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ होते हो इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं रहता, मगर मेरी बच्चियों खुद का भी ख्याल रखा करो। उस दिन के बाद दोनों सौतेली बहनों ने अपने बीच की सब नोकझोंक बंद कर दी और हंसी खुशी सगी बहनों की तरह रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सबको एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावनाएं छोड़कर प्यार से रहना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। आजमगढ़ नाम के राज्य के एक छोटे से गांव में मक्खीलाल और उसका परिवार रहता था। मक्खीलाल बहुत ही नेकदिल और दयालु व्यक्ति था। वो हमेशा घर आए लोगों की मदद किया करता था। उसका मानना था कि हमारे हालात जैसे भी हो, उन हालातों में भी हो सके उतनी किसी की भी मदद करनी चाहिए। आखिर हम इस संसार में किसी न किसी कारणवश आते हैं और भगवान हमेशा उन लोगों का ही साथ देता है जो दूसरों को खुशियां दे। वो ये बात अपने दोनों बच्चों को भी हमेशा समझाता था, लेकिन मक्खीलाल के दोनों बेटे बड़े ही आलसी थे। वो दिन भर घर पर ही खा पीकर सोए रहते। मक्खीलाल के पास 7-8 गायें थी और कुछ भैंसे भी। हर सुबह उठकर वो अपने जानवरों को चराने के लिए जंगल ले जाता। शाम को दूध निकालकर
पास वाले गांव में साइकिल से जाके बेच आता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन मक्खीलाल अपनी पत्नी से कहता है, अरे निर्मला, जरा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ जी? आज कहीं बाहर जाना है क्या आपको? अरे नहीं भाग्यवान, मैं तो अपने दोनों बेटों को लेकर चिंतित हूँ। ना ही ये कुछ काम करते हैं और ना ही अच्छे से बात करते हैं। बस दिन भर खा पी कर सोए रहते हैं। कब ये जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर लेंगे पता नहीं। उम्र के हिसाब से अब मुझसे भी ये सारे काम नहीं होते। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। अब दोनों को अपने अपने काम बांट कर देने चाहिए। आज शाम को ही आप दोनों को अपने अपने काम समझा दो और थोड़ा सख्ती से पेश आओ। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ दूसरा पर्याय भी नहीं। मक्खीलाल और निर्मला घर के अंदर जाते हैं। तभी राजू और पिंटू अंदर आकर अपनी माँ से बोलते हैं, अरे माँ, जल्दी खाना दो, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, मुझे भी। अरे राजू पिंटू, जरा यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारी माँ तब तक खाना लेकर आ जाएगी। देखो बेटा, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। आज से मैं घर की सारी जिम्मेदारियां तुम दोनों पर डालता हूँ। मुझसे अब कोई काम नहीं हो पाता। कल से तुम दोनों भाई जानवरों को लेकर जंगल जाओगे और दूध निकालकर बेचने भी जाओगे। लेकिन पिताजी, आज तक तो हम कभी जंगल में अपने जानवरों को लेकर नहीं गए। क्या हमसे ये हो पाएगा? उसमें कौन सी बड़ी बात है? अपने गाय और भैंसों को हमेशा की तरह छोड़ देना है और बस उनके पीछे पीछे चलना है। बस इतना ध्यान रखना है कि वो किसी के खेतों की फसल में ना जाए। इतना ही तो है। दूसरे ही दिन राजू और पिंटू को मक्खीलाल सुबह सुबह जल्दी उठाता है, उनसे सारे काम करवाता है। राजू और पिंटू को ये सारे काम करने में बड़ा ही आलस आता है। दोनों भी जैसे तैसे काम खत्म करते हैं और नदी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। अरे यार पिंटू, पिताजी ने ये क्या नया नाटक लगा के रखा है? ये भी कोई हमारी उम्र है काम करने की? अभी तो हमें बस खाना पीना, घूमना और सोना चाहिए। हाँ भैया, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? हाँ भाई, अब दूसरा कोई चारा ही नहीं है हमारे पास। ऐसा कहकर दोनों वहां से घर चले गए। धीरे धीरे दोनों भाई अच्छे से काम करने लगे और अब उन्हें उस काम की आदत भी पड़ गई। दोनों हंसी खुशी काम करने लगे, गरीबों की मदद भी करने लगे। ये सब देखकर मक्खीलाल और निर्मला भी बहुत खुश हो गई। ऐसे ही एक दिन राजू और पिंटू जंगल में अपनी गायों को चराने के लिए लेकर गए थे। अचानक जोर से बारिश शुरू हो गई और बारिश से बचने के लिए दोनों भी एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी राजू की नजर पेड़ पर लगे एक दरवाजे पर पड़ती है और राजू चौंक कर पिंटू से कहता है, अरे पिंटू, जरा यहाँ देख तो, ये एकदम दरवाजे की तरह लग रहा है। इतने बड़े विशाल पेड़ में दरवाजा कैसे हो सकता है? हाँ भैया, ये तो दरवाजे जैसा ही लग रहा है। चलो इसे ढकेल के देखते हैं। राजू और पिंटू दोनों मिलकर उसे ढकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा जल्दी खुलता ही नहीं। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और जैसे तैसे करके वो दरवाजा खोल लेते हैं। अरे भाई राजू, हमने इस दरवाजे को खोल तो दिया, लेकिन अब इसके अंदर जाने मत बोलना। इसके अंदर कोई भूत वूत होगा तो हम दोनों को कच्चा चबा जाएगा। अरे चुप, डरपोक कहीं का। इतनी मेहनत से खोला है, एक बार अंदर क्या है जानकर ही घर वापस जाएंगे। चलो, और तुम्हारी जेब में जो माचिस है ना, उससे जरा ये 2 लकड़ियाँ जला दो। अंदर बहुत अंधेरा है, उस रोशनी के सहारे हम अंदर जाएंगे। पिंटू थोड़ा डरा सहमा सा राजू की ओर देखता है और 2 लकड़ियां जलाकर उनकी 2 मशाले तैयार कर लेता है। उनमें से एक मशाल राजू को देता है। भाई, तुम मुझसे बड़े हो, तुम आगे चलो, मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे ही आता हूँ। मुझे बहुत डर लगता है। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है तुम फट्टू हो। चलो, अब चुपचाप मेरे पीछे चलो। दोनों हाथ में मशाल पकड़े उस दरवाजे के अंदर जाते हैं। उस पेड़ के दरवाजे के अंदर जाते ही उन्हें एक सुरंग नजर आती है। वहां के बड़े बड़े मकड़ी के जाले साफ करते हुए दोनों आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूरी तय करने के बाद उन्हें उस सुरंग से रोशनी आती दिखाई देती है। पिंटू, पिंटू देख रहे हो? ऐसा लग रहा है कि आगे किसी चमचमाते खजाने की सुनहरी रोशनी है। हाँ भैया, लग तो ऐसे ही रहा है, लेकिन क्या पता खजाने के अलावा कुछ और ही निकला तो। अरे तुम हमेशा उल्टा ही क्यों सोचते हो, डरपोक। चलो मेरे पीछे। दोनों उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो उस रोशनी के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि वहां चमचमाते हीरे, जवाहरात, सोने के सिक्कों से भरे घड़े, बहुमूल्य सोने की मूर्तियां, माणिक मोती, ये सब भरे पड़े हैं। जैसे कि वो सुरंग कुबेर के खजाने से भरी हो।
ये नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पिंटू, मेरे भाई पिंटू, देखो इतना सारा खजाना शायद ही दुनिया में किसी के पास होगा। हम अमीर हो गए भाई, हम बहुत अमीर हो गए। तभी पिंटू को किसी के कराहने की आवाज आती है, जैसे कोई तड़प रहा हो। वो इधर उधर देखता है। उसे एक कोने में एक विशाल सा भालू जख्मी हालत में दिखाई देता है। राजू और पिंटू दोनों डर के उस भालू के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि उस भालू के पैरों पर एक बड़ा सा घाव है। भैया, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगा। लेकिन अगर इसने हम पर हमला कर दिया तो हम यहाँ से वापस भी नहीं जा पाएंगे। जब तक ये बेहोश है तब तक हम खजाना लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। नहीं नहीं भैया, हमें इस भालू की मदद करनी ही पड़ेगी। पता है ना पिताजी ने क्या सिखाया है? हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे हालात कुछ भी हो। हम इस भालू को ऐसे मरता हुआ नहीं छोड़ सकते भैया। चलो इसके जख्म पर पट्टी बांधते हैं, तब तक तुम पानी का इंतजाम करो। अच्छा ठीक है। जैसे ही पिंटू पट्टी बांधने के लिए भालू के पास जाता है और उसे छूता है, वैसे ही वहां तेज रोशनी फैलती है। ये देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। उस रोशनी के साथ साथ वहां साक्षात कुबेर प्रकट होते हैं। आप कौन हो? हे मानव, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुबेर हूँ। मुझे श्राप मिला था। उस श्राप के चलते मैं कई सदियों से इस सुरंग में बंद था। जब तक कोई मानव आकर मुझे स्पर्श नहीं करता, तब तक मैं इस भालू के रूप से मुक्त नहीं हो सकता था। तुमने मुझे स्पर्श करके मुझे श्राप से मुक्त कर दिया है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। और हाँ, तुम्हारे इस एहसान के बदले मैं तुम्हें मेरा खजाना देता हूँ। तुम जितना चाहे ले जा सकते हो। कुबेर अदृश्य हो जाते हैं। राजू और पिंटू वो खजाना लेकर घर आते हैं। उस खजाने के जोर पर वो बहुत बड़ा घर बना लेते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ सारे गांव वालों की हमेशा मदद करते हैं और इसी तरह एक आराम भरी जिंदगी जीने लगते हैं। रामगढ़ नाम के गांव में एक किसान हरि और उसकी पत्नी सुमन रहते थे। हरि बहुत गरीब इंसान था। उनके 2 बेटे थे, सागर और भूषण। हरि और उसकी पत्नी हर रोज खेत में जाकर काम किया करते थे। वो दोनों अपने खेत में काम करने के अलावा दूसरों के खेतों में भी मजदूरी किया करते थे। फिर भी कुछ खास आमदनी नहीं होती थी और उसकी पत्नी को हमेशा अपने दोनों बेटों की चिंता लगी रहती थी। अजी सुनते हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने बेटों का पालन कैसे करेंगे? सुमन, हम दिन रात मेहनत करेंगे। भगवान कभी भी मेहनत करने वालों को पीछे नहीं रखते। सागर और भूषण को ये सब बातों के बारे में पता था कि उनके घर की हालत कुछ खास नहीं थी। वो दोनों भी स्कूल के बाद घर आकर माता पिता को काम में मदद किया करते थे। वो कभी भी कोई ऐसी चीज की मांग नहीं किया करते थे जो उनके माँ पिताजी उन्हें नहीं दे सकते थे। दोनों ही बड़े समझदार थे। अरे भूषण, जरा यहाँ आओ, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी भैया, अभी आया। देखो भूषण, माँ और पिताजी खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं और दूसरों के खेतों में भी मजदूरी करते हैं, लेकिन इस साल बारिश के कारण फसल अच्छी नहीं आई और अब दिवाली आने वाली है, तो हमें नए कपड़े और ऐसी कोई चीज माँ पिताजी से नहीं मांगनी है जिससे उन्हें दुख हो कि वो हमें हर साल की तरह इस साल भी नहीं दे पाए। हाँ भैया, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जिससे हमारे माँ पिताजी का दिल दुखे। हरि और सुमन खेत से अपने बैल बंदी लेकर आते हैं। तभी सागर और भूषण आंगन में जाकर बैलों को छोड़कर खूंटे से बांध देते हैं और उनको घास डालते हैं। ये सब देखकर हरि मन ही मन में सोच में पड़ जाता है। उसकी आंखों में पानी आ जाता है। हे भगवान, ये क्या किस्मत है मेरी। इतने प्यारे और समझदार बेटे हैं मेरे, और मैं उन्हें 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी के अलावा कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ। इस साल भी मेरे बेटों को बिना नए कपड़ों और मिठाई के बिना रूखी सूखी रोटी के साथ ही दिवाली मनानी पड़ेगी। सुमन ये सब देख रही थी। उसकी भी आंखें भर आईं। उसे पता था कि ये क्या सोच रहे हैं। तभी सुमन आवाज लगाती है। अजी सुनते हो, चलो घर के अंदर। वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? मैं खाना बनाती हूँ, चलो जल्दी, सब हाथ मुंह धोकर अंदर आओ। सब लोग अंदर जाकर खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद भूषण और सागर बाहर खेलने जाते हैं। तभी सुमन हरि से कहती है, अजी आप इतना मत सोचा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारी बातें हरि के दोस्त चंद्रा को पता लगती हैं कि उसका दोस्त बहुत मुश्किल में है। चंद्रा दूसरे दिन ही हरि के घर आता है और हरि से कहता है, अरे दोस्त, तुम्हारी ये हालत है,
एक बार मुझे कह दिया होता तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे सब पता है, लेकिन तुम मुझसे भी मदद नहीं लोगे। मुझे पता है तुम बहुत खुददार किस्म के इंसान हो, लेकिन ऐसी हालत में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। क्या पता आगे जाकर मुझे तुम्हारी कुछ जरूरत पड़ जाए, तब तुम मेरी मदद कर देना। चंद्रा के इतना समझाने के बाद हरी मान जाता है। चंद्रा हरी को कुछ अनाज के बोरे और पैसे देता है और हरी से कहता है, देखो दोस्त, मैंने तुम्हारी मदद की और मुझे ये भी पता है कि तुम अब मेरे पैसे कैसे वापस करूं, ये सब सोच रहे होंगे। तुम एक काम करो, दूसरों के खेतों में मजदूरी करने से अच्छा है मेरे कुछ खेत खाली पड़े हैं जिसमें मैं बुआई का काम नहीं करता। तुम वहां खेती करो, उसमें जो भी कमाई होगी उससे तुम मेरे पैसे लौटा देना, और जब मेरे पैसे वापस कर दोगे उसके बाद से तुम्हें जो लगे वो दे दिया करना। इससे मेरे खेत भी अच्छे रहेंगे, ये भी तो मेरा फायदा है ना। अब तो ठीक है। हरी ये सब सुनकर बहुत भावुक हो जाता है। चंद्रा और हरी एक दूसरे के गले लगते हैं। चंद्रा अपने दोस्त को समझाकर वहां से चला जाता है। सागर और भूषण भी ये सब देख रहे थे। भूषण बोला, पिताजी, अब हम दिवाली बाकी लोगों की तरह मना पाएंगे। आप हमें नए कपड़े भी देंगे। हाँ मेरे लाल, हम दिवाली अच्छे से मनाएंगे और खेतों में बहुत मेहनत भी करेंगे ताकि हमारी हर दिवाली अच्छे से जाए। हरी, सुमन, सागर और भूषण नए कपड़े पहनकर इस साल अच्छे से दिवाली मनाते हैं। सब परिवार खुशी से झूम उठता है।